हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, रेजोनेंस होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था, अब हम देखेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर हमने रेजोनेंस का टाइप बताया था कि प्लस आर माइनस आर क्या होता है। ठीक है बेटा, आज हम देखेंगे रेजोनेंस से रिलेटेड कुछ और उसी में कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। उन तमाम चीज़ों को आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक दो क्वेश्चंस है उसको हम देखते हैं कि अगर बात कर रहा है कि ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। अगर हम बात करें यहाँ पे ड्रॉ द रेजोनेटिंग structure of following। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कैसे करोगे। ठीक है, अगर बात करें यहां पे मान लो ये है CH2 पे क्या है बेटा, प्लस चार्ज है, और ये है, और दूसरा एक है जिस पर CH2 पे क्या है, माइनस चार्ज। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो देखो यहां पे क्या है, प्लस चार्ज, और यहां पे क्या है, सॉरी यहां पे आ जाएगा माइनस चार्ज। एक पे प्लस चार्ज और दूसरे पे क्या हो गया बेटा, माइनस चार्ज। अब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होने से क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो क्या करेगा, माइनस आई यानी माइनस आर इफेक्ट लगाएगा, ये इस रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जब रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा यानी ओवरऑल बात करोगे तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। जब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। तो देखो क्या बनेगा बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बना, इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करोगे, ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव यहां प्लस चार्ज, यहां पे आ गया तुम्हारा क्या, डबल बॉन्ड। यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, यहां पे आएगा क्या, प्लस चार्ज। फर्स्ट स्टेप आया, तो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ये बना, यानी कि इस पर प्लस चार्ज था, अगर यहां माइनस चार्ज डेवलप कर रहे हो तो प्लस और माइनस के बीच बॉन्ड बन गया, और यहां आ गया क्या, प्लस चार्ज। अब देखो क्या होगा बेटा, यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज तुम जनरेट करते हो, ठीक है, अगर इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज अगर तुम जनरेट करते हो तो प्लस और माइनस क्या करेंगे, दोनों कंबाइंड होंगे, तो यहाँ बॉन्ड आ जाएगा। यानी ये जो पाई बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट किया, ये जो पाई बॉन्ड है वो यहां शिफ्ट करेगा, और ये जब पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा तो देखो क्या कंडीशन आएगा बेटा, यहाँ पे इस कंडीशन में अगर बात करोगे तो ये देखो, यहां जब ये शिफ्ट किया तो यहां आ गया क्या, प्लस चार्ज, यहां आया क्या, माइनस चार्ज, और यहां पे ये प्लस चार्ज था ही, ये एज इट इज जो है उसको हमने उतार दिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। अब ये प्लस और माइनस बने हैं, ठीक है, तो इनके बीच क्या हो जाएगा बेटा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी इसी को हम ऐसे लिख देते हैं। अब यहां प्लस चार्ज जनरेट हुआ, तो यदि यहां माइनस आता है तो यहां माइनस और प्लस के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा, यानी ये वाला बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो रहा है तो ये देखो ये बनेगा, ये यहां आएगा क्या, माइनस चार्ज, यहां प्लस था ही, यहां प्लस चार्ज, और ये एज इट इज CH2, और यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब देखो यहां माइनस आया, ये प्लस था ही, तो इनके बीच क्या हो जाएगा, इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दोगे, यानी कि एक बॉन्ड यहां आ जाएगा। अब यहां आया प्लस चार्ज, तो फिर से ये क्या होगा, पाई बॉन्ड क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा, तो यहां शिफ्ट होगा, तो फिर से तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, यहां पे आएगा क्या, CH2 प्लस आ गया,
यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो कहने का मतलब देख रहे हो बेटा क्या हुआ कि ये इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने और ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यानी दिस इज द माइनस आर इफेक्ट। ये क्या डाल रहा है बेटा, माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट है, यानी ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो यदि इसका रिजोनेटिंग हाइब्रिड बनाते हैं, यानी हाइब्रिड की अगर बात करोगे तो दिस इज द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, इसका रिजोनेटिंग हाइब्रिड क्या हो जाएगा, यानी कि ये और ये देखो कंपेयर करो, इसके और इसके बीच में केवल पाई बॉन्ड का डिफरेंस है, यानी पाई बॉन्ड की पोजीशन का डिफरेंस है, यानी इसका हाइब्रिड जो होगा वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड दिस इज द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या है बेटा, ये रिजोनेटिंग कंट्रीब्यूटिंग, यानी रिजोनेटिंग रिजोनेंस स्ट्रक्चर है, यानी ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। उसी तरह अगर बात करोगे यहाँ पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यानी ये देखो यहाँ पे क्या कंडीशन डेवलप हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, CH2 बन गया, यहां आया नेगेटिव चार्ज, ये और ये बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट है तो नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है बेटा, तो यदि हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देंगे, यानी ये पाई बॉन्ड इधर अगर शिफ्ट करते हैं, ये पाई बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट करते हैं, यहाँ प्लस आएगा, और जब प्लस आएगा तो देखो क्या सिचुएशन हो रहा है, यानी कि क्या बन रहा है बेटा, ये देखो CH2, यहाँ पे माइनस चार्ज था ही, ये जब इधर शिफ्ट हुआ तो प्लस यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, ये है ठीक। अब इनके बीच क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा माइनस प्लस के बीच, तो ये बन गया। अब ये माइनस चार्ज यहाँ आया, तो माइनस चार्ज आया तो ये इधर जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज डेवलप होगा। देखो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, प्लस चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज है ही, तो प्लस और माइनस के बीच क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज। फिर से ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो फिर से जो ओरिजिनल कंडीशन था वो आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो CH2 माइनस, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, इसमें और इसमें अगर कंपेयर करोगे तो ओनली क्या हो रहा है बेटा, पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ, यानी ये क्या हुआ, रिजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। और इसका अगर हाइब्रिड बनाओगे तो हाइब्रिड इसी तरह हो जाएगा, यानी जो ये लिखता है ऐसे वाला वो क्या है बेटा, दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे क्या इफेक्ट लगा है, प्लस आर इफेक्ट, यानी ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये प्लस आर इफेक्ट दे रहा है। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, प्लस आर इफेक्ट दे रहा है। यानी इस तरह से आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल का ड्रा कर सकते हो। ठीक, ये है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे क्या रिजोनेंस एनर्जी। तो हेडिंग क्या होगा बेटा, रिजोनेंस एनर्जी। रिजोनेंस एनर्जी की अगर बात करेंगे, ठीक है बेटा,
तो रेजोनेंस एनर्जी की अगर बात करोगे तो रेजोनेंस एनर्जी होता क्या है? तो देखो रेजोनेंस एनर्जी जो होता है, अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने बताया क्या, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और एक होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है यानी रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो मोर स्टेबल होता है किससे? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से। रेजोनेंस हाइब्रिड इज द मोर स्टेबल देन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन एनी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस एनर्जी की बात करते हैं तो रेजोनेंस एनर्जी ये होता है कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड एनर्जी ऑफ द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर कट होगा, धीरे धीरे चीजों को समझना। तो व्हाट इज द रेजोनेंस एनर्जी बेटा? तो हाइब्रिड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग हाइब्रिड का जो रेजोनेंस एनर्जी, उसमें से जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उसमें से जो मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी का जो डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। तो आप लिखोगे तब क्लियर कट होगा। देखो क्या है कि रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन एनी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। यहां पे लिखोगे रेजोनेंस हाइब्रिड is more stable than any of the contributing resonating structure। Resonance hybrid is more stable than any of the contributing resonating structure. The difference in the energy of the resonance hybrid, यहां से लिखोगे the difference in the energy of resonance hybrid, the difference in the energy of the resonance hybrid, the difference in the energy of resonance hybrid and most stable contributing structure, most stable contributing structure, most stable contributing structure having least energy is called resonance energy, is called resonance energy। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये है क्या, रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ठीक है बेटा। तो यही कह रहा है कि रेजोनेंस एनर्जी का अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर तुम समझने की कोशिश करो तो इस ग्राफ से क्लियर कट आएगा। ठीक है, इस ग्राफ की अगर हम बात करें तो ये मान लो ये रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी। ठीक है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी है और ये जो है वो क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मान लो ये 4 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटा, ये रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी है, ये है रेजोनेंस हाइब्रिड।
और इस रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये क्या है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मान लो है, तो ये मान लो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। थोड़ा अच्छे से लिख दूं तुमको क्लियर कट दिखे। दिस इज द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। मान लो ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, 4 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। और ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। और ये क्या है बेटा, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, यानी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। और दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। अब इस रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में जो 4 है उसमें सबसे लिस्ट एनर्जी किसका है बेटा, इस फर्स्ट का। तो वही बोल रहा है रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी मोर स्टेबल है उसका एनर्जी कम होगा, तो हमने रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी सबसे कम रखा। अब करेंगे द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, इस रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी एंड मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैविंग लिस्ट एनर्जी। मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कौन होगा, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, उसमें सबसे कम लिस्ट एनर्जी किसका होगा, इसका है, यानी ये मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। फर्स्ट वाला क्या बन रहा है, मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। सपोज करो सेकंड वाला मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हो जाए या फोर्थ वाला मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हो जाए, तो जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का जो मोस्ट स्टेबल वाला कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उसका जो एनर्जी होगा वो सबसे कम होगा। तो मोस्ट स्टेबल का अगर कम सबसे कम हो रहा है तो रेजोनेंस हाइब्रिड और मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी, दैट इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस एनर्जी। तो आप लिख सकते हो रेजोनेंस एनर्जी क्या हो गया, इनके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस है बेटा दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल यानी लिस्ट एनर्जेटिक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज टर्म एज रेजोनेंस हाइब्रिड। उसको हम बोलते हैं क्या, कि ये रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में है। तो यहां पे देखो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर 4 है, बट इसमें जो हाइब्रिड है उसके बीच का जो एनर्जी, यानी क्या लिख सकते हो, रेजोनेंस एनर्जी होगा एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो ये है क्या, रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। ये तो हुआ इसके टर्म में। अगर हम बात करें इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि एनर्जी डिफरेंस ऑफ थ्योरेटिकल एनर्जी माइनस एक्सपेरिमेंटल एनर्जी, यानी जो थ्योरेटिकल एनर्जी आएगा कैलकुलेशन के, यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से बॉन्ड इंथैल्पी से जो हमको एनर्जी मिला, और जो एक्सपेरिमेंट से एनर्जी मिलेगा, एक्सपेरिमेंटल एनर्जी से मिलेगा, उनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। तो ये एक डिफिनेशन हुआ। और इसका और करके क्या लिख सकते हो, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल, और करके लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो, एनर्जी
डिफरेंस बिटवीन थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल। यानी थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल की बात करोगे, यानी कि थियोरेटिकल एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा, थियोरेटिकल एनर्जी बॉन्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन कंट्रीब्यूटिंग और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इंथैल्पी इज कॉल्ड, यानी कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल। थियोरेटिकल एनर्जी का मतलब क्या हुआ बेटा, यानी थियोरेटिकल जो तुम बॉन्ड हाइड्रोजनेशन एनर्जी से आएगा या बॉन्ड इंथैल्पी से जाएगा। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे कि रेजोनेंस एनर्जी जो होगा, एनर्जी ऑफ थियोरेटिकल, यानी थियोरेटिकल एनर्जी माइनस एक्सपेरिमेंटल एनर्जी। थियोरेटिकल एनर्जी माइनस एक्सपेरिमेंटल एनर्जी, यानी थियोरेटिकल क्या हो जाएगा, थियोरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करोगे, यानी थियोरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन माइनस एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यानी एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो इनके बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। इस पर क्वेश्चन करेंगे, अभी क्लियर कट हो जाएगा कि थियोरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एनर्जी माइनस एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एनर्जी, इनका जो डिफरेंस होगा एनर्जी का दैट इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। तो एग्जांपल के तौर पे हम लिखेंगे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे तो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। ठीक है बेटा, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन की अगर बात करोगे तो लिखोगे रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन is calculated from heat of hydrogenation, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन डबल हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन को ऐड करना, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हटाकर सिंगल बॉन्ड करके हाइड्रोजन को ऐड करना। तो देखो अगर बात करें यहाँ पे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, देखो यहाँ पे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, अगर साइक्लोहेक्सीन की बात करोगे तो साइक्लोहेक्सीन में अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा तो दिस इज द साइक्लोहेक्सीन, ये डबल बॉन्ड है, इस पर क्या करेंगे हम हाइड्रोजन H2 को ऐड करेंगे, ठीक है, H2 को ऐड करेंगे तो जितना हीट हमको क्या मिलेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यानी कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा और 2 H2 ऐड हो जाएगा, और जब 2 H2 ऐड हो जाएगा तो ये देखो ये
H, ये H ऑलरेडी एक H था ही यहां पे, यहां पे H, ये क्या है बेटा, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। अब इस साइक्लोहेक्सीन का H2 से रिएक्शन करा है तो ये बन गया, ठीक है, यानी ये क्या बना, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। और इसमें जो एनर्जी रिलीज हुआ बेटा, वो एनर्जी जो हुआ 119.54 किलोजूल, ठीक है, इतना एनर्जी रिलीज हुआ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ये जो H2 को एडिशन के, H2 का एडिशन कराते हैं, 1 मोल H2 का एडिशन कराते हैं 1 मोल एल्कीन के करस्पॉन्ड, तो जो हीट निकलता है दैट हीट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ये है साइक्लोहेक्सेन की। अगर हम बात करें बेंजीन की रिजोनेंस एनर्जी की, तो बेंजीन में क्या है बेटा, बेंजीन में हमारे पास क्या होता है, 3 डबल बॉन्ड होता है, यानी 3 डबल बॉन्ड होता है। तो 3 डबल बॉन्ड होता है यानी 3H2 ऐड करोगे, तो 3H2 ऐड करोगे तो ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होगा, ये इसमें आएगा, यानी इसके 3 टाइम एनर्जी रिलीज होगी। तो 3 टाइम एनर्जी रिलीज होगी तो 3 इंटू 119.54 किलो जूल होगा। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा बेटा 358.64 किलो जूल, ठीक है, ये प्लस से लिख सकते हो या क्यू लेके माइनस कर सकते हो, ठीक है, ये इतना आ रहा है। बट देखो यहां पे अगर तुम ऐसे हटाते हो ये 3 इंटू इतना, ये क्या होगा, माइनस के फॉर्म में आएगा, हीट इवॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे हमने प्लस इसके साथ लिखा है, अगर हम यहाँ पे क्या लिखते, Q इज इक्वल टू माइनस इतना, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे अगर लिखते हीट की अगर बात करोगे तो Q इज इक्वल टू ये हो जाएगा, यानी डेल्टा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करोगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक, यानी इंथैल्पी की बात कर रहे हो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करो H, तो यदि क्या H लिखने के बाद तो माइनस, यानी कि एक्चुअल में ये माइनस ही होता है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इवॉल्व हो रहा है। ब्लड इसके साथ प्रोडक्ट के साथ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे हम प्लस साइन लगाते हैं, तो माइनस भी लगा सकते हो, प्लस भी लगा सकते हो, तो ये आया माइनस 358.64 किलो जूल। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, कि हीट इवॉल्व हो रहा है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। अगर बात करोगे तो ये बेंजीन का क्या हुआ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आया, थियोरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आया, दिस इज द थियोरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। थियोरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, बट एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, थियोरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एनर्जी हुआ, बट एक्सपेरिमेंटली इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एनर्जी जो है वो पाया गया 208.64 किलो जूल। तो यहां पे लिखोगे बट एक्सपेरिमेंटली it was found to be but experimentally it was found to be 208.6 kilojoule minus 208.64 किलोजूल, ठीक है बेटा। एक्सपेरिमेंटली ये कितना पाया गया, ये प्लस में है 208.6 किलोजूल, तो 206 पाया गया, तो ये अगर तुम रिड्यूस करते हो, ठीक है बेटा, तो यदि तुम इसको रिड्यूस करते हो तो क्या बन जाएगा, यानी कि अगर तुम रिजोनेंस एनर्जी निकालते हो तो रिजोनेंस एनर्जी की अगर बात करोगे तो क्या हो गया, थियोरेटिकल माइनस क्या है,
एक्सपेरिमेंटल, तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, थ्योरेटिकली ये है, तो -3.358.64 में से क्या करोगे, माइनस, तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, माइनस माइनस लगाओगे तो 208.64 किलो जूल, यानी ये क्या हो जाएगा 150 किलो जूल। 150 किलो जूल क्या आया, एनर्जी आया। ये 150 किलो जूल रेजोनेंस एनर्जी आया। यानी इससे क्या प्रूफ हुआ बेटा कि हमारा आना चाहिए था क्या इतने के अकॉर्डिंग, बट हमको मिला 150 किलो जूल, और 150 किलो जूल एनर्जी मिला। इससे ये प्रूफ हुआ कि इसका जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी जो पाई बॉन्ड है वो क्या है बेटा, डिलोकलाइज्ड है। वो कार्बन के सरफेस पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस में है, और रेजोनेंस में होने के कारण उस सरफेस का जो एनर्जी हो रहा है क्या, कम हो जा रहा है। यानी ये रेजोनेंस एनर्जी जो कम आया, यानी एक्चुअल में जो रेजोनेंस एनर्जी आया वो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो पाई बॉन्ड है बेंजीन रिंग में, इसी के तरह कांस्टेंट नहीं बने हुए हैं। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो क्या है, एट कांस्टेंट बना है, इसलिए एक का इतना आया। अगर इस कंडीशन में देखोगे तो 150 किलो जूल आया, तो 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 50 किलो जूल आएगा, इतना नहीं आएगा। यानी इससे ये प्रूफ हो रहा है कि इस बेंजीन रिंग में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है, ये रिवॉल्व कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, यानी डिलोकलाइज कर रहे हैं, जिससे एनर्जी घट रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। दैट इज व्हाई बेंजीन इज मोर स्टेबल देन दिस साइक्लोहेक्सीन। तो आप ये कह सकते हो, देयरफॉर द रेजोनेंस इन बेंजीन इतना इज ड्यू टू द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे लिख सकते हो the resonance energy of benzene is the resonance energy of benzene is 150 kilojoule. 150 kilojoule. The resonance energy of benzene is 150 kilojoule is due to the delocalization of pi electron in cyclic ring। ये पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक रिंग में क्या डिलोकलाइजेशन हो रहा है, इस कारण इसका रेजोनेंस एनर्जी क्या हुआ बेटा, डिक्रीज कर गया। ठीक है, देखो ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी greater will be स्टेबिलिटी। अगर रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर एनर्जी के रिस्पेक्ट में सिंगल अगर एनर्जी की बात करोगे तो जिसका एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, बट अगर रेजोनेंस एनर्जी के रिस्पेक्ट में जाओगे तो जिसमें ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी। रेजोनेंस एनर्जी है क्या बेटा, रेजोनेंस एनर्जी डिफरेंस का एनर्जी है, वो किसी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का एनर्जी नहीं है। रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, यानी डिफरेंस ऑफ एनर्जी ज्यादा कब होगा, जब हाइब्रिड का एनर्जी सब ज्यादा हो, यानी हाइब्रिड मोर स्टेबल होगा, हाइब्रिड का एनर्जी ज्यादा हो और मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का जो एनर्जी है वो कम हो, तो दोनों का डिफरेंस ज्यादा होगा। ठीक, तो
क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, तो जिसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, ओके बेटा, ये तो था क्या, रेजोनेंस एनर्जी। अब देखो यहां पे नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे बेटा कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये सबसे, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का यानी रेजोनेंस का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है, क्योंकि यही क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रूल। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रूल। या ऐसे लिखो, रूल्स, टफ कहाँ है, rules to decide the stability of resonating structure। rules to decide the stability of resonating structure, यानी अगर 3-4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया है और पूछता है कि इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है या विच वन इज द मोर स्टेबल, तो कैसे आप डिसाइड करोगे उसको हम देखेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो है, फर्स्ट रूल क्या है बेटा, तो यहाँ पे देखोगे नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को RH से लिखेंगे। नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन डाइपोलर। ठीक है, नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन डाइपोलर। ठीक है, डाइपोलर और स्ट्रक्चर विथआउट चार्ज सेपरेशन, और लिख सकते हो स्ट्रक्चर विथआउट चार्ज सेपरेशन, स्ट्रक्चर विथआउट चार्ज सेपरेशन are more stable than a structure with charge separation। ठीक है बेटा, यानी नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन डाइपोलर, यानी हम कह सकते हैं जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने से पहले जो फर्स्ट मॉलिक्यूल जिस पर कोई चार्ज नहीं है वो वाला हमेशा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू चार्ज मॉलिक्यूल का। अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, अगर देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखोगे तो ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH ये है। ठीक है बेटा, या डायरेक्ट लगा दो यहाँ पे, ये इसमें भी रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये क्या है, अगर इसका रेजोनेंस ये इधर जाएगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यानी इसका अगर बात करोगे तो CH2 पे प्लस चार्ज आया
ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो प्लस माइनस आएगा, ये इधर प्लस माइनस और प्लस दोनों के बीच क्या बन जाएगा बेटा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा H। तो स्ट्रक्चर 1 और 2 की बात करोगे, 1 और 2, ठीक है बेटा। तो 1 और 2 को देखोगे तो नॉन पोलर यूनिट स्ट्रक्चर, ये क्या है, प्लस और माइनस चार्ज है, पोलरिटी है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो तुम ये भी कह सकते हो न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन चार्ज मॉलिक्यूल, यानी यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल है। उसी को हमने बोला नॉन पोलर यूनिटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन डाइपोलर। डाइपोलर यानी क्या, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज डेवलप हो रहा है। तो अगर इसमें स्टेबिलिटी की बात करोगे तो 1 इज मोर स्टेबल देन 2, 1 इज मोर स्टेबल देन 2, यानी इसकी स्टेबिलिटी की बात करोगे तो 1 क्या है, नॉन पोलर है, कोई चार्ज नहीं है, ये पोलर है, चार्ज है, तो 1 इज मोर स्टेबल देन 2। उसी तरह अगर बात करोगे बेटा यहाँ पे, तो अगर मान लो ये है, एक कंपाउंड दिया हुआ है, ये NH2 ग्रुप है, इस पर अटैच है। दूसरा अगर बात करें यहाँ पे, ये है। तीसरा अगर बात करोगे, ये तो कह रहा है कि स्ट्रक्चर विदाउट चार्ज सेपरेशन आर मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर विथ चार्ज सेपरेशन। अगर ये मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है कि कौन सा स्टेबल है, यानी मोस्ट स्टेबल कौन है, लीस्ट स्टेबल कौन है, या अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो अगर स्टेबिलिटी की ऑर्डर बात करोगे तो देखो ये क्या है बेटा, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल 1 इज द मोर स्टेबल एज कंपेयर टू चार्ज। तो इन दोनों में क्या है बेटा, चार्ज है, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है, ये न्यूट्रल है यानी नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन डाइपोलर। डाइपोलर यानी इस पर क्या है, प्लस माइनस चार्ज है, इस पर भी प्लस माइनस चार्ज है, तो दिस इज द डाइपोलर मॉलिक्यूल। ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन डाइपोलर मॉलिक्यूल, यानी इन तीनों के कंपेयर की बात करोगे तो तीनों में क्या है, फर्स्ट इज मोर स्टेबल। अब इसमें देखो सेकेंड और थर्ड में प्लस माइनस भी की चार्ज का सेपरेशन क्या है, ज्यादा है, यानी इनके भी चार्ज का सेपरेशन है। ठीक है बेटा, तो यदि चार्ज की सेपरेशन की बात करोगे तो कह रहा है कि स्ट्रक्चर विदाउट चार्ज सेपरेशन आर मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर विथ चार्ज सेपरेशन। तो यदि दो डिसिमिलर चार्ज हैं, यानी प्लस और माइनस चार्ज हैं, वो दोनों अगर एक दूसरे से दूर जाएंगे, दोनों में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, दोनों को और दूर अगर ले जा रहे हो तो दूर रखने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी जहां भी खर्च होगा, एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि स्ट्रक्चर विदाउट चार्ज सेपरेशन, ये जो टॉपिक चल रहा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रेजोनेंस, यही क्वेश्चन आते हैं, बाकी कुछ भी नहीं पूछेगा, थ्योरी नहीं पूछेगा, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल एनर्जी नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा तो यही सब पूछेगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर इस रूल को, अगर तुमने इस रूल को अच्छी तरह समझ लिया, और बहुत डिफिकल्ट होता है, ये भी मैं बता दूं पहले ही, ये सीक्वेंस में लगाना होता है। अगर तुम चाहोगे कि एक कहीं और लगाए दूसरा कहीं, जितने भी रूल 1 टू लेके 6 7 तक आएंगे, सबको उस लाइन से आपको देखना पड़ेगा मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द रेजोनेंस केमिस्ट्री, रेजोनेंस का सबसे बेस्ट टॉपिक ये है, रूल्स टू डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आए हम टॉपिक पे आते हैं, यानी अगर तीनों की स्टेबिलिटी की कंपेयर करोगे तो ये क्या है, नॉन पोलर है, ये पोलर है। तो मैंने बताया कि नॉन पोलर इज मोर स्टेबल देन पोलर, बात खत्म, यानी इस फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन 2 एंड थर्ड। अब हम 2 और 3 की बात करेंगे
2 और 3 की बात करोगे तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का सेपरेशन है, दोनों में सेपरेशन है। यहां पर सेपरेशन देखो 1 2 3 एटम के बीच है, यहां पे 1 2 3 4 5 एटम के बीच है, यानी डिफरेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है यहां पे। और ज्यादा डिस्टेंस होने के कारण ये क्या होंगे बेटा, ये एक दूसरे के अपोजिट फोर्स हैं, यानी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले फोर्स हैं, उनको हम दूर खींच रहे हैं। तो दूर खींचने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और जहां भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। दैट इज वाई इफ डिसिमिलर चार्ज आर एट नियरेस्ट पॉइंट दे आर मोर स्टेबल देन द डिसिमिलर चार्ज एट द फारेस्ट पॉइंट। यानी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखोगे तो फर्स्ट, देन सेकेंड एंड देन थर्ड। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये दो एग्जांपल मैंने आपको दिया, इससे आपको क्लियर कट हो रहा होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर सिमिलर चार्ज होता है यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो क्या करेंगे, तो जो दूर होगा वो मोर स्टेबल होगा। और यदि डिसिमिलर चार्ज हैं और वो एक दूसरे के पास हैं तो वो मोर स्टेबल होंगे। सिमिलर चार्ज ज्यादा दूर रहेंगे तो मोर स्टेबल, और डिसिमिलर चार्ज जितने पास रहेंगे वो क्या होंगे, मोर स्टेबल। तो ये बेसिक डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट अगर देखेंगे, दिस इज द पॉइंट नंबर फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट नंबर देखो, पॉइंट नंबर सेकेंड, पॉइंट नंबर सेकेंड जो है resonating structure having more number of pi bond, resonating structure having more number of pi bond and complete octet are always stable than resonating structure having less number of pi bond and incomplete octet। ठीक है बेटा, यानी resonating structure having more number of pi bond and complete octet are always stable than resonating less number of pi bond and incomplete octet। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है बेटा, तो आप ध्यान से सुनना। कार्बन हो गया, बोरोन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये जो एटम हैं इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। यानी कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन की कंप्लीटनेस होना चाहिए, तो वहाँ पे बोलेंगे ऑक्टेट रूल। यदि 8 इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटनेस नहीं है, यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ऑक्टेट नहीं होगा, यानी इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। वही देखना है हमको कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हम क्या देखेंगे कि ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। तो जिसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा हो और ईच एंड एवरी एटम का अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो, वो ऑलवेज स्टेबल होगा। जहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो और लेस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर की अगर हम बात करें, यहाँ पे सपोज करो मेरे पास ये सिस्टम है, ठीक है, ये है, ठीक। इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रा करोगे बेटा, तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करोगे तो लोन पेयर यहां जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा, और तो क्या बन जाएगा यहां पे, ये
डबल बॉन्ड यहाँ कैरेक्टर आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया प्लस चार्ज। ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे, अब अगर बात करें फर्स्ट एंड सेकंड में, फर्स्ट एंड सेकंड की स्टेबिलिटी, बोथ आर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू ईच अदर। अगर स्टेबिलिटी की बात करें, विच वन इज द मोर स्टेबल, तो मोर स्टेबल के लिए इसको देखो, रिजोनेटिंग हैविंग मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड किसमें एक है, यहाँ पे दो है। पहला पॉइंट तो इसी प्रेफरेंस पे गया कि पाई बॉन्ड। कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट की बात करोगे आर ऑलवेज, ऑक्टेट का मतलब देखो यहाँ पे प्लस चार्ज का मतलब क्या था बेटा, यहाँ पे यानी एक प्रोटॉन था, यहाँ पे एक की कमी था बॉन्ड का, तो प्लस चार्ज आया। यानी अगर बात करोगे तो यहाँ पर भी इसके पास 2 2 4 2 6 और एक शेयरिंग में 2 2 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी था। यानी कार्बन के लिए ऑक्टेट रूल नहीं। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी कार्बन के पास 2 2 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी ये 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है इसके पास। इस कार्बन पे 2 और एक हाइड्रोजन यहाँ था, 2 4, ये 4 हो गया, इसके साथ 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है। बट यहाँ पे 2 2 4 2 6 यानी ये 6 इलेक्ट्रॉन है। ये वाला कार्बन पे क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर देखोगे तो सब में ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी इस कार्बन पे 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है बेटा, 2। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1। ये क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ कार्बन। इस कार्बन पे क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है सब पे। यानी यहाँ पे क्या है बेटा, कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट। यानी दोनों रूल को अगर अकॉर्डिंग देखोगे तो ये क्या हो रहा है, मोर स्टेबल। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी ज़्यादा है और कंप्लीट ऑक्टेट है, दैट इज वाई दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। यानी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ 2 इज मोर स्टेबल देन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ 1। सेकेंड रूल। ठीक है बेटा, दिस इज द सेकेंड रूल। थर्ड रूल लाओ। थर्ड रूल क्या है, resonating structure having similar charge on adjacent atom is unstable and this resonating structure does not contribute to the stability of resonance hybrid. रेजोनेंस हाइब्रिड। यानी अगर बात करोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
having similar charge on adjacent atom is unstable and this resonating structure does not contribute to the stability of resonance hybrid, और रेजोनेंस हाइब्रिड को कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है बेटा, तो यदि हम बात करें यहां पे, सपोज करो ये स्ट्रक्चर बन रहा है CH2 CH CH CH2, ये है। अगर प्लस चार्ज मान लो यहाँ आया, माइनस चार्ज यहाँ आया, माइनस चार्ज यहाँ आया, प्लस चार्ज आया, तो सिमिलर चार्ज ऑन एडजेसेंट कार्बन, या सपोज करो तुमको ये स्ट्रक्चर मिला CH2 CH, प्लस चार्ज यहाँ भी, प्लस चार्ज यहाँ भी, यानी इस तरह से अगर आ रहा है, यानी कि दोनों एडजेसेंट कार्बन पे प्लस चार्ज आना है, यानी दोनों एडजेसेंट एटम पे प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, दोनों अगर सिमिलर चार्ज आ रहा है, तो दैट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज हाईली अनस्टेबल, और उसका कोई रोल नहीं होगा रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर के लिए। यानी हाइब्रिड स्ट्रक्चर का क्या है, सबका एक क्या है, एक मिक्सिंग है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो अगर इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बन रहा है तो हाईली अनस्टेबल होगा, यानी एडजेसेंट पोजीशन पे माइनस चार्ज भी डेवलप ना हो और एडजेसेंट पोजीशन पे प्लस चार्ज भी डेवलप ना हो। अगर ऐसा हो रहा है तो वहां पे क्या है, हाईली अनस्टेबल है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 4। तो resonating structure with positive charge on less electronegative atom, positive charge on electropositive atom, resonating structure with positive charge on electropositive element and negative charge on most electronegative element and negative charge on most electronegative element, most electronegative element are more stable than more stable। ठीक है, अगर हम बात करें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू देयर अपोजिट, वो क्या होंगे, उसके अपोजिट वाले से, एज कंपेयर टू देयर अपोजिट। अगर इसी का उल्टा हो जाए, यानी क्या हो जाए कि मोस्ट प्लस चार्ज क्या हो, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ जाए, ठीक है, या नेगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे आ जाए तो अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो यदि हम बात करें यहां पे CH3 CO CH2, ये है बेटा। अगर इसका तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करोगे तो ये CH ये इधर जाएगा, तो दिस इज CH3O CH2,
ये बना, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट और ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड, थर्ड नहीं सेकंड। अब हम इसमें पूछे विच वन इज द मोर स्टेबल, तो उस रूल के अकॉर्डिंग देखोगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, एंड नेगेटिव चार्ज ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू देयर अपोजिट वन, एज कंपेयर टू देयर अपोजिट वन। इसके क्या होंगे, यानी कि कहने का मतलब सीधी सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कम हो, वहां पे होना चाहिए। यानी कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज शुड बी एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज शुड बी एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड नेगेटिव चार्ज शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या एलिमेंट। तो देखो निगेटिव चार्ज यहां पे क्या है, तो अब ये क्या होगा बेटा, ये स्टेबल होगा। और इसका जस्ट अपोजिट कर दो कि नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो क्या हो जाएगा, तो जस्ट अपोजिट करोगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां जाना चाहिए, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो यहां पे देखो कि कार्बन और ऑक्सीजन में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, ये पता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की 2.5, 1 का डिफरेंस है। यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसमें कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे ये जो नेगेटिव चार्ज है, अगर ये ऑक्सीजन पे होगा तो मोर स्टेबल होगा। वही कह रहा है कि नेगेटिव चार्ज शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि नेगेटिव चार्ज कहां होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, बट यहां पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है। तो यदि इसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करोगे तो ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज कहां है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, यानी 2 इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। तो याद करो क्या कि नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पॉजिटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये कंसेप्ट होगा तभी हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को बता पाएंगे, अदरवाइज स्टेबिलिटी को हम नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह एक और एग्जांपल लिखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। ये है, तो ये क्या है बेटा, ये इसका स्टेबल फॉर्म होगा। वैसे अगर बात करोगे तो शिफ्टिंग क्या होगा, शिफ्टिंग तुम इधर नहीं कराओगे, यानी तुम अगर करा रहे हो ऐसे सी पे नेगेटिव ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, तो एक कंडीशन क्या बन रहा है, एक ये बन रहा है, फर्स्ट तुम्हारा तो यही हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये होगा नहीं होगा, ये हाईली अनस्टेबल है। अगर इस तरह से तुम बना रहे हो तो ये होगा ही नहीं। यानी इनमें कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रल, फिर ये वाला होगा, फिर सबसे कम ये वाला होगा। तो कभी भी शिफ्टिंग देखोगे क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज और लेस पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस रेजोनेंस से आपको बहुत सारा कंसेप्ट मिलने वाला है कि बॉन्ड का शिफ्टिंग किधर करोगे। तो बॉन्ड का शिफ्टिंग इधर करोगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ, प्लस चार्ज यहाँ। तुम बॉन्ड का शिफ्टिंग इसमें ऐसे कभी नहीं कर सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर बॉन्ड का शिफ्टिंग तुम इस डायरेक्शन में ले जा रहे हो और एक इस डायरेक्शन में,
तो इस डायरेक्शन में ले जाओगे तो ये आएगा, तो ये क्या होगा, इन दोनों में ये क्या है, मोर स्टेबल, ये होगा ही नहीं, हाईली अनस्टेबल, ये मोर स्टेबल, ठीक है। और अगर इसमें और इसमें कंपेयर करोगे तो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें यहां पे, ये क्या है बेटा, अनस्टेबल, यहां लिख लो अनस्टेबल, दिस इज द मोर स्टेबल, ठीक है। तो इसमें और इसमें कंपेयर करोगे तो ये क्या है, मोर स्टेबल है, यानी ये क्या है, स्टेबल फॉर्म, स्टेबल फॉर्म है, दिस इज द स्टेबल फॉर्म, और ये क्या है, अनस्टेबल फॉर्म, ठीक है। अब देखो यहां पे नेक्स्ट, इसी में एग्जांपल देखो, ये है बेटा एक, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां पे आएगा क्या, प्लस चार्ज, ठीक। और इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये इधर गया, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो देखो क्या बन जाएगा, ये प्लस चार्ज, ये OH। अब देखो बेटा यहां पे इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के कंसेप्ट में तो नहीं होगा, ठीक है। ऑक्टेट की कंप्लीट बात करोगे तो ऑक्टेट सब में कंप्लीट है, यहां पर भी कंप्लीट है, यहां पर भी, यहां पर भी, इसका भी, और यहां पे ऑक्सीजन के देख लो तो एक लोन पेयर ऑलरेडी हैं ही यहां पे, तो 4 2 6 2 8 हो गया, ठीक है। यानी कि ऑक्टेट की अगर बात करोगे तो ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है। अब देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट। तो इस कंडीशन में मान लो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 हुआ, ये 2 हो गया, तो नाइट्रोजन, यहां पे ऑक्सीजन पे क्या है, प्लस चार्ज है, यहां पे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है। तो अगर हम बात करें प्लस चार्ज क्या होना चाहिए, प्लस चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, यहां पे ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, ऑक्सीजन की ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी ऑक्सीजन पे क्या है, प्लस चार्ज है, तो किसी भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज आना अनस्टेबल, तो प्लस चार्ज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम क्या होगा, अनस्टेबल, प्लस चार्ज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अनस्टेबल होगा। यानी इसमें और इसमें कंपेयर करोगे तो क्या होगा बेटा, 2 इज मोर स्टेबल देन 1। प्लस चार्ज नाइट्रोजन पे है तो बेटर है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन पे, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, तो वो निगेटिव चार्ज को बियर करना पसंद करेगा। अगर प्लस चार्ज आ रहा है तो हाईली अनस्टेबल हो गया, तो दैट इज वाई स्ट्रक्चर 2 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 5। Rule number 5. If rule of electronegativity and octet rule contradict to each other, then octet rule win over
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल। यानी कि अगर दोनों रूल में कॉन्ट्राडिक्शन है तो हमेशा ऑक्टेट जो होगा वो विन करेगा किस पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे कैसे आप इसको समझोगे, ठीक है बेटा, तो अगर हम बात करें CH3C डबल बॉन्ड O या डायरेक्ट ऐसे लिखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस चार्ज, इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं CH3 ये हो रहा है। अब देखो फर्स्ट सेकंड विच वन इज द मोर स्टेबल, तो देखो बेटा यहाँ पे अगर बात करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट के यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है एज कंपेयर टू कार्बन, तो चार्ज मोर ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे तो यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट यानी कि निगेटिव प्लस चार्ज क्या होना चाहिए, प्लस चार्ज हमारे पास कहाँ होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। यहाँ पे अगर बात करोगे तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट प्लस चार्ज क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट वन शुड बी मोर स्टेबल देन टू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि जो प्लस चार्ज है वो कार्बन पे है यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, और यहाँ पे प्लस चार्ज क्या है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट वन इज मोर स्टेबल देन टू, बट अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, अब ऑक्टेट की बात करोगे तो ऑक्टेट की रूप बात करोगे तो यहाँ पे देखो ऑक्टेट रूल कैसे कैलकुलेट करोगे, तो दो इलेक्ट्रॉन इसके शेयरिंग में है यानी दो इलेक्ट्रॉन यहाँ और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, चार इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड से और दो इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड से यानी 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यानी इस कार्बन पे कितना है बेटा 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की बात करोगे तो ऑक्सीजन के केस में दो दो चार और चार ये 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हियर क्या है, ऑक्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज कंप्लीट बट ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज इनकम्प्लीट। तो ये क्या है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ कार्बन, कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस कंडीशन की बात करोगे तो यहां पर देखो 3 3 6 और दो लोन पेयर ये 8 इलेक्ट्रॉन यहां है, ठीक है, और यहां पे देखो 3 3 6 और 2 इलेक्ट्रॉन यानी 8 इलेक्ट्रॉन यहां भी है, यानी यहां पे देख रहे हो यानी सेकेंड केस में क्या है कंप्लीट ऑक्टेट है, यहां पे क्या है बेटा कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट। तो यहां पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल 2 इज मोर स्टेबल देन 1, 2 इज मोर स्टेबल देन 1 अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट कॉन्सेप्ट या ऑक्टेट रूल 2 इज मोर स्टेबल देन 1। और कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, इफ रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑक्टेट रूल कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रहा है कि 1 इज मोर स्टेबल देन 2, बट ऑक्टेट कह रहा है कि 2 इज मोर स्टेबल देन 1। देयरफॉर इन दैट कंडीशन ऑक्टेट रूल विन ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल। क्लियर कट हुआ कि नहीं? इस कंडीशन में ऑक्टेट रूल क्या होगा बेटा, ऑक्टेट रूल विन करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल पे। दैट इज वाई दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट, यानी 2 इज मोर स्टेबल देन 1, यानी यहां पे लिखोगे सेकेंड इज मोर स्टेबल देन
स्टेबल देन 1। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। यानी अगर दोनों के बीच कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हुआ, एक कह रहा है कि ये वाला स्टेबल होगा तो दूसरा कह रहा नहीं ये वाला स्टेबल होगा, उस कंडीशन में ऑक्टेट रूल को हम प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, यानी वो क्या करेगा? विन करेगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑक्टेट रूल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल। उसी तरह अगर हम बात करें यहां पे और एक एग्जांपल देखते हैं। ये है एक, ये है दूसरा। इसका क्या बना सकते हो? ये लोन पेयर है, ये इधर जाए, इस पर सब लोन पेयर है, ओ CH NH2 ये आ जाए। ठीक है बेटा। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा ये हो सकता है कि इसका लोन पेयर इसमें इन्वॉल्व हो जाए, ये वाला जो लोन पेयर है इधर आ जाए, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी HO CH NH2। ठीक, इस पर प्लस चार्ज आ जाए, ये लोन पेयर है। अब देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1, दिस इज 2, ये कैसे बना? ये वाला लोन पेयर इधर आ जाए, ये इधर शिफ्ट हो जाए, ठीक है 2, और दिस इज द थर्ड। अगर हम बात करें इसकी स्टेबिलिटी की, तो देखो कैसे आप कैलकुलेट करोगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देख रहे हो, तो यहां पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ रहा है, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ रहा है, कार्बन के प्लस चार्ज आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट की बात करोगे, तो यहां पे क्या है? कार्बन पे प्लस चार्ज, और दूसरे कंडीशन में यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पे भी पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड जिसमें ज्यादा होगा स्टेबिलिटी ज्यादा। तो उस कंडीशन में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट देखोगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग पाई बॉन्ड इन दोनों में किसमें ज्यादा है? दोनों में इक्वल है, बट यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज है। तो क्या होना चाहिए? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में प्लस चार्ज आए तो वो स्टेबल होगा, मोर पे अगर जा रहा है तो अनस्टेबल। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर बात करोगे, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा बेटा? इसमें से ये, फिर ये 1 2 3, बट ऑक्टेट रूल भी चेक करोगे। ऑक्टेट रूल चेक करोगे तो इस पर देखोगे, तो इस कंडीशन में यहाँ पे ऑक्टेट रूल अगर लगाओगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पे, देखो 2 2 4, 2 हाइड्रोजन वाला 6 और 2 कार्बन के साथ 8, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन पे बात करोगे तो 2 2 4 और 1 हाइड्रोजन वाला 2 6, यानी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। इस नाइट्रोजन की बात करोगे तो 2 2 4 और 4, ये 2 हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन है। इस कंडीशन की बात करोगे तो ये 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी देखोगे तो 2 2 4 ये हो गया, 2 6 और 2 हाइड्रोजन के साथ, यानी यहाँ पे भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। इस कंडीशन की अगर बात करोगे तो 4 और 4 8 हो गया, यानी 8 कंप्लीट है। यानी यहाँ पे क्या देख रहे हो? ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। इस कंडीशन की बात करोगे तो 4 2 6 और 2 8, ठीक है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। और यहाँ पर देखोगे तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, बट ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हुआ? इन दोनों से पीछे चला गया। ऑक्टेट रूल ऑलवेज डोमिनेंट होता है किस पर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल पे। तो ऑक्टेट रूल इसमें क्या हो रहा है? ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग सबसे कम ये हुआ, बिकॉज हियर 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट इनकम्प्लीट, यानी इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यहां पे कंप्लीट ऑक्टेट है, तो कंप्लीट ऑक्टेट है, तो अब देखोगे यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल,
तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आना बेटर होगा कि ऑक्सीजन पे? तो तुम कहोगे बेटा क्या कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आना अनस्टेबल, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, यानी इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आना एज कंपेयर टू ऑक्सीजन मोर स्टेबल है। तो ये ऑक्टेट रूल को भी फॉलो कर रहा है, और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल 2 इज मोर डोमिनेंट देन 1, 2 इज मोर डोमिनेंट ओवर थर्ड। अब बात करो, ये मोर हो गया, विन हुआ, यानी इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हुआ, थर्ड हो गया। अब थर्ड के रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में बात करोगे तो ऑक्टेट रूल क्या होता है बेटा, डोमिनेंट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल पे। यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, बट इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसका कंप्लीट ऑक्टेट है, तो क्या हो जाएगा 2 इज ग्रेटर देन 1। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या हो बेटा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ किसका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। ठीक, ये रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 देखते हैं। system having more conjugation, more will be stability। जहां कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा वहां पे स्टेबिलिटी भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। 7 नंबर, if conjugation leads to generate aromaticity, if conjugation leads to generate aromaticity, then compound will be more stable, then compound will be more stable। यानी कहने का मतलब अगर बात करोगे, ये है, यहां पर क्या है, साइक्लोहेक्साट्राइन है, 1 2 3 4 5 6 है, साइक्लोहेक्साट्राइन है। और अगर हम बात करें यहाँ पे बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये साइक्लोहेक्साट्राइन है और ये क्या है, बेंजीन रिंग है। तो ये बेंजीन है और ये क्या है, हेक्साट्राइन है, ठीक है, बेंजीन और हेक्साट्राइन है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी देख रहे हो क्या, 3 पाई बॉन्ड है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है। बट यहाँ पे क्या है, दिस इज अ एरोमेटिक कंपाउंड और दिस इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये क्या है बेटा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक क्या होता है बताएंगे। दिस इज द, अभी आप याद करो, दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। तो दोनों में 3 पाई बॉन्ड है, दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन है, बट दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड और दिस इज द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ये है एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट, यानी एरोमेटिसिटी के थ्रू क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये है क्या कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है बेटा, रूल नंबर 8।
रूल नंबर 8 है लीनियर कॉन्जुगेटेड molecule is more stable than cross conjugated molecule। ठीक है, यानी क्रॉस कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल और लीनियर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की बात करोगे तो सपोज करो CH2 डबल बॉन्ड CH ये है 1 2 3 4 5 6। उसी तरह अगर बात करो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH ये है। ठीक है, इसमें भी क्या है बेटा, ये देखो लीनियर कॉन्जुगेशन है, ये इधर जा रहा है, ये इधर शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ये अगर इधर जाएगा तो ये में भी इधर जाएगा, या ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा। तो यहाँ पे क्या है, लीनियर कॉन्जुगेशन, लीनियर कॉन्जुगेशन। और यहाँ पे क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो क्या होगा, मान लो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। तो ये है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। वन बाय वन आप डिस्कस करोगे, वन बाय वन मेथड को देखोगे। यानी कहने का मतलब फर्स्ट क्या है, नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस पर कोई चार्ज नहीं है, वो ज़्यादा होगा किससे, पोलर से। फिर नंबर ऑफ कोवेलेंट का बॉन्ड जिसमें ज़्यादा, यानी पाई बॉन्ड जिसमें ज़्यादा होगा। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रूल आएगा, फिर ऑक्टेट रूल आएगा। फिर यदि दोनों कंट्राडिक्ट हो रहा है तो ऑक्टेट रूल डोमिनेंट करेगा। ठीक है, या क्रॉस कॉन्जुगेशन और लीनियर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट देखे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप इस पर क्वेश्चन करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करके अपना कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे। एंड आई होप आपको ये लेक्चर क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं और आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए और रोज़ की तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है बेटा, बाय बाय।